3 चरणों के चुनाव के अंदर बीजेपी के लोगों की लाइन लेंथ बिगड़ चुकी है। जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई बॉलर पिटता है तो कभी नो बॉल, कभी वाइड बॉल, कभी बाउंसर फेंकने लगता है। उस हालत में बीजेपी आज खड़ी हो गई है। बीजेपी पता ही नहीं, उसको खुद ही नहीं पता क्या 400 का नारा मोदी ले नहीं रहे हैं। 400 का नारा छोड़िए, 200 बचा लें, 200 भी बचा लें बीजेपी के लोग, तब मैं 4 तारीख के बाद आपसे एक भी बात सच निकली। ये झूठ का गुब्बारा था जो 10 साल उड़ गया, अब उस गुब्बारे में छेद हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बताएं, उनके पीएमओ में कितने बैकवर्ड, कितने दलित, कितने आदिवासी अधिकारी बैठे हैं क्लास 1 के। वो बताएं कि राष्ट्रपति सचिवालय में कितने लोग बैठे हैं। वो बताएं सेंट्रल सेक्रेटरिएट के जो प्रभावशाली मंत्रालय उनमें कितने लोग बैठे हैं। वो बताएं कि देश के इतने सारे PSUs हैं, किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हो, किसी इंपॉर्टेंट कमीशन में बैकवर्ड या दलित। खबर 24 आप सभी का स्वागत करता है। लोकसभा आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ नेताजी की कभी सियासी भूमि, उसके बाद अखिलेश जी आए, अब जिम्मेदारी मिली है उन्हीं के परिवार के धर्मेंद्र यादव जी की। बातचीत करेंगे, समझेंगे कि चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, चुनावी तैयारी कैसे चल रही है, बातचीत करते हैं। मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। सीधा सवाल, तैयारी कैसी चल रही है? चुनाव के बहुत कम दिन बचे हैं। आजमगढ़ एक बड़ा जिला, बड़ा नाम, 10 विधायक हैं, जिम्मेदारी कैसी है और तैयारी कैसी चल रही है? जैसा आपने कहा, बड़ा जिला है, बड़ा नाम भी है और हमारे सारे विधायक भी हैं। हमारे पास 3 MLC हैं। हमारे पास पार्टी का बहुत शानदार संगठन है। इस वजह से कोई बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। एक उम्मीदवार के नाते जहां तक संपर्क हो सके, लोगों तक जा सके, जाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी काम हमारे पार्टी के सब जिम्मेदार लोगों ने संभाल रखा है। कोई अलग तरह की चुनौती नहीं है, ना कोई अलग से कोई चिंता है। आजमगढ़ जैसा आपने कहा, सदैव नेताजी की सरजमी है। नेताजी को मानने वाले लोग रहे हैं, आदरणीय अखिलेश जी का सम्मान करने वाले लोग हैं, और उसी बुनियाद पर आज मैं चुनाव के मैदान में हूँ। और मुझे यकीन है कि ऐतिहासिक चुनाव होगा यहाँ का इस बार। इस चुनाव में देखा जा रहा है कि लोकसभा का ये जो चुनाव हो रहा है, 2024 का जो चुनाव है, उसमें संविधान और आरक्षण की बात मुख्यतः की जा रही है। संविधान बचाने की बात लगातार विपक्ष कर रहा है, आरक्षण की बात कह रहा है आखिरी मौका है ये चुनाव सभी वोटरों के लिए, सभी के लिए आखिरी मौका है अगर वो चाहते हैं कि देश में संविधान लोकतंत्र बचा रहे। आपको क्यों लगता है कि देश में संविधान लोकतंत्र पर खतरा है? देखिए, 10 साल पे मोदी जी की जितने भी रास्ते पे जितने फैसले उन्होंने लिए, सारे फैसले लोकतंत्र विरोधी रहे। लोकतांत्रिक संस्थाओं की आज कोई वैल्यू नहीं। प्रधानमंत्री जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्ति की एक जो कमेटी थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और उनको भी उस कमेटी से बाहर करके अपने ही अधीनस्थ के एक मंत्री को उसमें शामिल किया। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि देश किस रास्ते पे जा रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का कहीं सम्मान नहीं बचा, विपक्ष का कोई सम्मान नहीं बचा। 150 MP सदन से बाहर निकाले जाते हैं और देश के महत्वपूर्ण कानून IPC, CRPC, CPC में संशोधन कर दिए जाते हैं 150 MPओं को बाहर निकाल के। क्या देश तानाशाही के रास्ते पे नहीं जा रहा है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास बचा है बीजेपी के लोगों को या प्रधानमंत्री जी को? जो उनके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, काम करने का तरीका है, जिस रास्ते पे वो चले हैं, इसलिए ये कोई शंका नहीं है, ये सच्चाई है जिसको लोगों ने 10 साल बाद समझ पाया है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़े समाज से आता हूं, मैं पिछड़ा हूं। मैं उनका भी तो संविधान में विश्वास होना चाहिए, है भी। आरक्षण उनके भी हिस्से में आता है, तो वो क्यों छेड़छाड़ करेंगे फिर? प्रधानमंत्री जी बताएं, उनके पीएमओ में कितने बैकवर्ड, कितने दलित, कितने आदिवासी अधिकारी बैठे हैं क्लास 1 के। वो बताएं कि राष्ट्रपति सचिवालय में कितने लोग बैठे हैं। वो बताएं सेंट्रल सेक्रेटरिएट के जो प्रभावशाली मंत्रालय उनमें कितने लोग बैठे हैं। वो बताएं कि देश के इतने सारे PSUs हैं, किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हों, किसी इंपॉर्टेंट कमीशन में बैकवर्ड या दलित लोग हों। बताएं प्रधानमंत्री जी, या बीजेपी की तरफ से जिसको बताना हो दे जवाब इस बात का। 350 IASओं की सीधी भर्ती की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और उनको भी सीनियरिटी JS लेवल की दी गई है। माने लगभग आपकी 22 साल की IAS की सीनियरिटी दी गई है। एक भी पिछड़े का नाम बता दें, एक भी दलित का बता दें, एक भी आदिवासी का बता दें, एक भी हमारे माइनॉरिटी के किसी भी वर्ग का बता दें। तो ये सब चीज़ें बातों से नहीं होती हैं, भाषणों से। तो प्रधानमंत्री जी के 2 करोड़ रोजगार भी आ रहे थे, स्विस बैंक का सारा पैसा भी आ रहा था, हमारे आपके सबके खाते में 15 लाख भी पहुंच रहे थे, किसानों की आमदनी दूनी भी हो रही थी।
रुपए और डॉलर को वैल्यू बराबर हो रही थी। भाषणों से बातों से काम नहीं चलता है। जो उनके काम करने का तरीका है, जो 10 साल में उन्होंने काम किया है, उस आधार पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हालांकि जनता ने मामला ठीक कर दिया है। कहीं 400 अगर का दुर्भाग्य से आ जाते ना बीजेपी, तो वास्तव में संविधान नहीं बचता। 400 का नारा मोदी ले नहीं रहे हैं। 400 का नारा छोड़िए, 200 बचा लें, 200 200 भी बचा लें बीजेपी के लोग, तब मैं 4 तारीख के बाद आपसे बात करूंगा। राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेकर के लोगों को कह रहे हैं कि यही सब कुछ है, यही वो किताब है, वो पुस्तक है जो सब कुछ आपको हक, अधिकार, सम्मान देती है। बात अब संविधान पर आ गई है। संविधान के सहारे विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है क्या? नहीं, संविधान के सहारे नहीं। संविधान तो हमारे लिए एक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इससे बड़ी कोई पूज्य किताब या कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से गीता पुराण है, पूज्य है, कुरान है, उसी तरह से संविधान लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और आज संविधान पर जब हमला होगा तो राहुल गांधी जी को लेकर निकलना पड़ेगा, अरविंद अखिलेश जी को लेकर निकलना पड़ेगा। और विपक्ष के हमारे नेताओं की मांग पर हम लोग जितनी बात कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा जनता समझ रही है। और यही कारण है कि 3 चरणों के चुनाव के अंदर बीजेपी के लोगों की लाइन लेंथ बिगड़ चुकी है। जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई बॉलर पिटता है तो कभी नो बॉल, कभी वाइड बॉल, कभी बाउंसर फेंकने लगता है। उस हालत में बीजेपी आज खड़ी हो गई है। बीजेपी पता ही नहीं, उसको खुद ही नहीं पता क्या बातें कर रही है। अच्छा, लगातार एक सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार देखते रहते हैं, चर्चा चल रहा है कि 2014 के चुनाव में देखा गया, 19 के चुनाव में देखा गया कि बीजेपी अपनी पिच तैयार करती थी, विपक्ष आके उस पर बैटिंग करता था। विपक्ष को पता नहीं होता था कि बॉल कहाँ जाएगी, आउट स्विंग होगी, इन स्विंग होगी। विपक्ष बोल्ड आउट हो गया 14 में, 19 में। इस बार लगता है कि विपक्ष ने वो पीडीए के फॉर्मूले के तहत, वो आरक्षण संविधान के तहत वो पिच बिछा दी है। अब बीजेपी की टीम मोदी जाके उस पर बैटिंग कर रहे हैं, फंसने दे रहे हैं। लगता है देखिए, पिच का सवाल नहीं है, सवाल लोगों की गंभीर समस्याओं का है। ये सही है कि 14 के चुनाव में जिस तरह मीडिया ने साथ दिया, जिस तरह से बड़े घरानों ने साथ दिया, जिस तरह की बातें निकाली, जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम किया। आप बताइए 2G 3G के नाम पे कितने लोगों को बदनाम किया गया। 2G 3G, कॉमनवेल्थ गेम, आदर्श सोसाइटी घोटाला, आपके कोल घोटाला, कितने घोटाले, झूठे घोटाले निकाल के कांग्रेस को बदनाम किया गया। ये उस समय की कांग्रेस की कमजोरी रही कि वो अपने को डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं 10 साल बाद पूछता हूं, अगर कांग्रेस की गलती थी तो बीजेपी कार्रवाई कर पाई क्या? एक भी व्यक्ति पे कार्रवाई हुई क्या? एक भी बात सच निकली? ये झूठ का गुब्बारा था जो 10 साल उड़ गया। अब उस गुब्बारे में छेद हो चुका है। आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि अडानी और अंबानी, मोदी जी सारा सब कुछ उनको दे रहे हैं। अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि टेम्पो भर के पैसा जा रहा है शहजादी के पास, राहुल गांधी के पास। अंबानी और अडानी अब राहुल जी के खेमे में आ गए हैं क्या? देखिए, वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। लेकिन इतना ज़रूर पता है, पूरा देश ये जानता है कि अडानी जी को किसने बढ़ाया। 14 तक अडानी जी कहाँ थे, आज कहाँ हैं? देश का क्या बचा है जो उनको न दिया गया हो? देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, पूरा देश जानता है। हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को चिंता है किसानों की। 16 लाख करोड़ धन्ना सेठों का कर्जा माफ हुआ है देश में, आप जानते हो इस बात को। हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा, हम ये जानते हैं। लखनऊ में लगातार इसी पिछड़ों के बेटे, पिछड़ों के दलितों के बेटे, ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो 69 शिक्षा वृद्धि घोटाला हुआ था, हम लोग लगातार कवर करते हैं उनके मुद्दों को। लाठियां खाते हैं, डंडे खाते हैं, 2 साल 3 साल हो गए, खाने को नहीं मिलता है। आजमगढ़ के बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, क्या कहेंगे आप उनके लिए? आप जाने जाते हैं, आप वो नेता हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं। वो भी तस्वीर, वो भी भाषण आपका वायरल हुआ था जब आपके सर में चोट आई थी, आपने सदन में भाषण दिया था। तो आप जाने जाते हैं कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं। तो आजमगढ़ के उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप, अगर आप सांसद बनकर के 4 जून को दिल्ली पहुंचते हैं तो? देखिए, आजमगढ़ ही नहीं, ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रांतों की ये समस्या है और ये बड़ी गंभीर समस्या है। जहाँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1,72,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने तिकड़म करके, तमाम तरीके के लैकुना निकाल के उनको बाहर किया। लगभग 1,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र आज दुनिया में नहीं रहे। कल मुझे कुछ महिलाएं मिली जो आशा बहू हैं, उनका मानदेय सुनोगे तो आश्चर्य कर जाओगे। 2,000 का मानदेय,
उसमें भी कमीशनबाजी करते हैं अधिकारी। सोचिए उनका परिवार, उनका जीवन कैसे चल रहा होगा। तो इसीलिए हमारे नेताओं ने वादा किया है कि जितने भी हमारे एक तो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन दिलाएंगे, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको नियमितीकरण करके सरकारी कर्मचारी की हैसियत से जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो दिलाने का काम करेंगे। ये सभी कुछ हम लोगों के मैनिफेस्टो का हिस्सा है और ये दर्द हमारे नेताओं के दिल में है। कर्मचारियों का दर्द है, किसानों का दर्द है, बेरोजगार नौजवानों का दर्द है, हमारी गरीब माताएं बहनें गाँव में मिलती हैं। आज ही कुछ महिलाएं मिली कि बेटा हम विधवा हैं, हमारा परिवार कैसे चले। तो ये चिंता है हमारे नेताओं को, इसीलिए 3,000 रुपए की पेंशन की बात की है समाजवादी पार्टी ने। तो ये चिंता है, अब समय आने दीजिए, सब समय के साथ सबकी समस्याओं का निदान और निराकरण कराएंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि अखिलेश जी और गंगा जल बहुत कनेक्शन वैसा हो गया है। 2000 जब देखा गया कि 17 में सीएम पद से हटते हैं, वो आवास उनका धुलवाया जाता गंगा जल से, क्योंकि वो पिछड़े आते हैं, शूद्र समाज से आते हैं। कन्नौज में मंदिर में चले गए, फिर धुलवा दिया गया। क्या है ये कनेक्शन? बीजेपी के लोग आते हैं, गंगा जल से धुल देते हैं। क्या है ये? पिछड़ों को, तमाम जो समाज के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, क्या संदेश गया है उनमें? ये अपमान केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी का नहीं है, बल्कि पीडीए के हर व्यक्ति का है और जवाब मिल रहा है इनको। अब ये चाहे जो कर लें, अब इनको गंगा जी भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि उनके साथ भी धोखा किया है। गंगा की स्वच्छता के नाम पे कितना बड़े घोटाले हुए हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अब गंगा जी भी इनको माफ़ करने वाली नहीं है। समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में आस्था रखने वाले अगड़े लोग भी समाज के सब एक हो गए हैं और एक होकर बीजेपी की ढोल मजीरे के साथ विदाई करेंगे 4 तारीख को। आखिरी सवाल होगा आजमगढ़ की जनता के लिए, धर्मेंद्र यादव जी का क्या संदेश है और क्या मैनिफेस्टो है, क्या विजन है? आजमगढ़ की जनता के लिए मैं यही कहूँगा, जो रिश्ते समाजवादियों के रहे आजमगढ़ से, आजमगढ़ के लोगों ने मौका दिया है समाजवादियों को और समाजवादियों ने हमेशा आजमगढ़ को एक अलग स्थान पर रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि आजमगढ़ के अपने सभी लोगों को, जैसा कि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, बहुत लंबी लकीर है हमारे नेताओं की, उसी रास्ते पे चलूँगा और चलते हुए यहाँ के लोगों की बेहतर से बेहतर सेवा करूँगा और विकास तरक्की के जो रास्ते आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने बनाए हैं, उन्हीं रास्तों पर चलते हुए यहाँ के लोगों की बेहतर सेवा करूँगा। जीत का आंकड़ा कितना होगा, कुछ आइडिया? अब ये तो जनता का हक और अधिकार है, उम्मीदवार को ये कहना गलत बात होती है और ये अधिकार भी क्षेत्र मेरा नहीं है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं, 3 बार के सांसद, आए हैं आजमगढ़ में सांसद बनने। 4 जून को नतीजे आएंगे, उसके पहले तमाम जो काम है इनके जिम्मे वो निभा रहे हैं। जाकर के लोगों से वोट मांग रहे हैं। वोट इस बार पीडीएफ फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी मांग रही है, इंडिया अलायंस मांग रही है। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, बाहर आ चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे लड़ाई कैसी लड़ी जाती है। इंडिया अलायंस का खेमा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे 3 चरण के बाद जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बोल है बदले बदले नजर आ रहे हैं। 400 का नारा कोई ले नहीं रहा है, विपक्ष संविधान आरक्षण की बात कर रहा है। देखते हैं जनता कितनी समझती है, पीडीए के लोग कितना समझते हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ, कोई भी सवाल होगा आप पूछेगा, जवाब हम देंगे। सारी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार।